आज के शो में। गवादर पूरे खित्ते की किस्मत कैसे बदलेगा, तरक्की के नए सफर का आगाज। वजीर आजम का दौरा गवादर, सरमायाकारी का नया दौर शुरू। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनक़ाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, गवादर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। कल बड़े अहम ऐलानात हुए, नई सरमायाकारी के दौर के आगाज़, नए सफ़र और नई शुरुआत की बात हो रही है। गवादर में एक तो साउथ जोन है जहाँ तकरीबन जो 12 फैक्ट्रीज़ और इसके अलावा तकरीबन 60 एकड़ की जगह के ऊपर जो मुहित रकबा है जो ऑलरेडी फंक्शनल है। कल 6 नई इंडस्ट्रीज़ का इफ्तिताह हुआ, 2200 एकड़ के ऊपर नॉर्थ जोन की बात की गई, इसका इफ्तिताह हुआ। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो इस वक्त हमने देखा है जो ऑपरेशनल हैं, जैसे वहाँ पर जो गवादर फ्री जोन है जो कि ऑपरेशनल है। इसके अलावा पोर्ट जो है इस वक्त ऑपरेशनल है। एयरपोर्ट पर बड़ा तेज़ी से काम जारी है। टेक्निकल कॉलेज कहा जा रहा है कि बड़ा तेज़ी से काम जारी है। यूनिवर्सिटी का अप्रूवल दिया गया। इसी तरह से वहाँ पर जो एक्सप्रेस वे जो कनेक्टिविटी के हवाले से है उस पर कहा गया कि तकरीबन 94% तक काम जो है मुकम्मल हो चुका है। और मुख्तलिफ हवालों से गवादर के अंदर जो मास्टर प्लान है जिसके ज़रिए शहर की बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी, जैसे पानी है उसके हवाले से डिसैलिनेशन प्लांट्स, और ये इस कहा जाए तो तरक्की का एक बड़ा जामिया मनसूबा गवादर के हवाले से जो है इस वक्त कल हमारे सामने आया। कुछ चीज़ें जो कि ऑपरेशनल हैं, कुछ चीज़ें जो कि पाइपलाइन में हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जिनके ऊपर तेज़ी से काम जारी है। एक सवाल जिसकी शुरुआत से जिस प्रोग्राम की आज शुरुआत हम करेंगे और इब्तदाई से बात करेंगे कि गवादर इस पूरे खित्ते की, जिस तरह कहा गया वज़ीर साहब की तरफ से कि मेरा ख्वाब है पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क हो, और इसमें किरदार जो अदा करेगा बलूचिस्तान का एक अहम किरदार होगा, गवादर का अहम किरदार होगा। और फिर गवादर इस पूरे खित्ते की किस्मत कैसे तब्दील कर देगा, इस बुनियादी सवाल से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कुछ जो हमने थोड़ा बहुत एक्सपोर्टर्स से हम बात भी करते हैं इस प्रोग्राम में, जैसे FPCCI फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो वो कहते हैं कि अगर उनसे हमने पूछा भी था और उन्होंने बाज़ जगह डॉक्यूमेंटेड भी है उनके खतूत में भी कि 40 फीट का एक कंटेनर जो होता है, ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ आ सके कि वस्त एशिया ममालिक को गवादर से क्या फ़ायदा होगा, कि 40 फीट का एक कंटेनर जो वो अमेरिका भेजते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर वो बाय शिप भेजते हैं तो उस पर जो उनकी कॉस्ट आती है वो $8,400 आती है, और अगर वो बाय एयर भेजते हैं तो वो $93,000 आती है। तो इतना फ़र्क पड़ता है। यानी अगर बाय एयर भेजते हैं तो पूरी की पूरी जो 40 फीट का कंटेनर जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो पूरी की पूरी कॉस्ट उसकी शिपमेंट में भी चली जाती है जो बाय एयर अगर वो जाता है, और अगर वो शिप से जाता है तो तकरीबन 10% उसकी कॉस्ट बनती है। तो इसी तरह से वस्त एशिया ममालिक के लिए गवादर की अहमियत क्यों है, चीन की अहमियत क्यों, चीन के लिए अहमियत क्यों है कि यहाँ से जो शिपमेंट है उनकी मसनूआत की जो दूसरे ममालिक तक वो आसान हो जाती है और उनकी रसाई भी आसान हो जाती है। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम समझते हैं। लेकिन मेरे साथ एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं प्रोग्राम में, जनाब शहजाद चौधरी साहब दिफाई तज़-ए-निगार, मोहसिन बेग साहब सीनियर तज़-ए-निगार, और फरिया अदरीस साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और कल चश्मदीद गवाह हैं इस पूरी सूरत हाल की। प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। फरिया, आप ही से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि आपने सब देखा, विटनेस किया, और कितनी बड़ी तब्दीली है, किस तरह इस सफ़र का आगाज़ है, और ये सवाल कि कैसे गवादर किस्मत बदलने जा रहा है इस पूरे खित्ते की, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सैफान, आपने तमाम बातें बड़े अच्छे तरीके से बताई हैं। जो मामलात होने जा रहे हैं, जो अहमियत है उसके हवाले से भी बता दिया है। कुछ मैं ऐड कर देती हूँ। जो बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की तामीर है वो शुरू हो चुकी है, उस पर काम भी हो रहा है। 40 अरब से ज़ायद उसका एस्टिमेट किया गया है कि इस पर पैसे लगेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ पे हमें ये कहे थे कि हम कोशिश करें कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने। मगरबी रूट पर कोयटा से योब डबल कैम्ब्रिज वे की तामीर का काम भी जारी है। फिर वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में 731 रुपए की 31 बड़े मनसूबों का आगाज़ कर रही है। सो एक हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का ताउन भी चाहिए, जो कि कल कहा भी प्राइम मिनिस्टर ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और वफाकी हुकूमत में। चीनी सरमायाकारों की गवादर में $1 अरब की सरमायाकारी हो रही है। कल जहाँ पर गए थे प्राइम मिनिस्टर भी, जहाँ हमने भी ज़्यादा वक्त गुजारा, वो एक चाइनीज़ सेंटर ही है। उसकी जो तामीर हुई है वो 6 महीने के अंदर अंदर हुई। इतनी ज़बरदस्त उसकी कंस्ट्रक्शन थी कि जब हम वहाँ पे घूम फिर रहे थे, जो उनका कॉन्फ्रेंस हॉल था, दीगर उनकी जो फैसिलिटीज़ थी, जब हम बैरून मुल्क दौरों पे जाते हैं या वहाँ के हम जो फैसिलिटीज़ देखते हैं तो अंदर से आप ये कह नहीं सकते थे कि इस वक्त आप बलूचिस्तान में गवादर में बैठे हुए हैं या आप बीजिंग में किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं। सो उसका जो एक नक्शा, जो ख्वाब है, उसकी थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स आपको ज़रूर नज़र आई।
फिर जब हम ड्राइव करके आ रहे थे सैफान, इस कदर खूबसूरत रोड्स, हमने कुछ टाइम लोकल्स के साथ भी गुजारा, उनसे बातचीत की, तो हर किसी में मैंने देखा कि बहुत सारे स्केप्टिकल लोग हैं और हम भी शायद सवाल बार बार उठाते हैं, और वो राइटली सो ये बात कही जाती है कि इतने अरसे से इस मंसूबे का हम सुन रहे हैं मगर मटीरियलाइज होते हुए इसको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन जब मैंने लोकल से बात की तो एक तो उनकी सैफान मामलात बड़े बेसिक है। वो कहते हैं हमारा पानी का मसला हल कर दें, हमारा ये जो घर का मसला है हल कर दें, जो कि किसी भी आप इलाके में जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की ना हुई हो, जो लोगों के मसाइल हैं वही उनके मसाइल हैं, मगर जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा है और जो उम्मीद की किरण है वो मैंने लोगों में देखी। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, अब क्या हमारा वक्त बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है। सो जो एक होप थी, मैंने वो स्केप्टिसिज्म उधर नहीं देखा गवादर के लोगों में जो यहाँ पर होता है। जो दूसरी अहम बात यह है कि क्लियर मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है कि जो पाकिस्तान और चाइना वैसे ही बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो इस मामले में इंटरेस्ट मिलते हुए नजर आए हैं वो इससे ज़्यादा वाज़े तौर पे नहीं बताए जा सकते थे। कल आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और दीगर लोग किस तरीके से अपनी जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के अंदर उसका बरमला इजहार कर रहे थे। वहाँ पे एम्बेसडर्स मौजूद थे मुख्तलिफ ममालिक के, लेट्स नॉट फॉरगेट कुछ ऐसे ममालिक के भी एम्बेसडर्स थे जो माजी में सी पैक के हवाले से या दीगर मामलात में वो अपने रिजर्वेशंस बता चुके हैं, लेकिन सबको इकट्ठा कर लिया गया। और यकीनन जब बड़ी ड्रीम होती है उसको एक्यूमुलेट होने में टाइम लगता है, लेकिन वो पोटेंशियल हमें वाज़े तौर पे नजर आया। खूबसूरती उस इलाके की बेमिसाल है, वहाँ पे जो उसकी जोग्राफिकल हैसियत है वो बेमिसाल है। यस कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको बहुत आगे जाना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब एम्बेसडर्स से मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर शहबाज गिल साहब हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा थे, बलूचिस्तान से भी कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने ये बात वाजे की कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि हमने किसी से कंपटीशन नहीं करना, हमने सबको साथ लेके जाना है, और हम ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि हमने किसी से भी मुकाबला नहीं करना, हमने इकट्ठे जाना है, और जहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करेंगे, और जहाँ पर हमें हेल्प चाहिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हेल्प करेंगे। सो पॉजिटिविटी का ये मैसेज दिया गया कि यस हमने आपस में हमारे मामलात चाइना के साथ है, लेकिन ये जो एक तासुर है कि फ्री जोन शायद सिर्फ चाइना के लिए, ऐसा नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर आ सकता है, कोई भी यहाँ आकर सरमायाकारी कर सकता है, और जो उन्होंने तरीक़ाकार बनाया है कि कोई टैक्सेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा इलाका है, और वहाँ जो जो प्लान्स हैं उसमें तो ये एक हेवन होगी, एक जन्नत होगी उन लोगों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं एक अच्छे इलाके में। यस जो खदशात हैं वो वहाँ पर मौजूद है, जो रिस्क है एड्रेस करने के लिए बात भी करेंगे। लेकिन आपने जिस तरह एक बात की कि मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा, बहुत से लोगों के जहनों में सवाल होता है। मैं शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ इस सवाल को लेकर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपोजिशन सीपैक पे अक्सर तनकीद करती है, और उसका एक मनसूबा ML1 का जो रेलवे लाइन का है उस तनकीद की बुनियाद पर कहती है कि हुकूमत की नाअहली थी या हुकूमत प्लान नहीं कर सकी, उसकी इंप्लीमेंटेशन में डिले हो गया, वो मुकम्मल नहीं हुआ, हम तो बहुत आगे तक छोड़ के गए थे उसको, और उसी बुनियाद पर लोगों के जहनों में सवाल है कि ये सब भी मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। तो आपका शहजाद चौधरी साहब सीपैक की तरक्की के सफ़र के ऊपर आप कितने सेटिस्फाइड हैं, और फिर इस गवादर के हवाले से किस तरह ये तरक्की करके बदलेगा इस पूरे खित्ते की किस्मत, इस पर क्या कहना चाहेंगे शहजाद चौधरी साहब? देखिए सीपैक के बारे में तो हम सब एग्रीड हैं कि ये पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको बदल सकता है, हमारी तकदीर को बदल सकता है, इकोनॉमिक तकदीर को, इतना इसमें पोटेंशियल और प्रॉमिस है। लेकिन क्या इसके तमाम लवाजमात जो हैं वो हम उसी तरीके से पूरे कर रहे हैं जिस तरीके से, देखिए गवादर एक माइक्रोकॉस्म ले लीजिए सीपैक का। अभी परिहा जो कल वहाँ मौजूद थी और कल हमने भी टीवी पे देखा और बड़े इनकरेजिंग वहाँ पे हमें नजर आया जिस किस्म का काम चल रहा है और जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ PTI के नीचे नहीं, PPP, PMLN यानी पिछले 15 साल और उससे पहले जनरल मुशर्रफ का जो दौर था उसके अंदर भी इतना कुछ बलूचिस्तान के साथ वादा किया गया, तो क्या वजह है कि बलूचिस्तान या गवादर अपने तौर पे उस तरीके से नहीं उभर पाया जिस तरीके से कि तवक्को की जा रही थी। यही बातचीत, इसी तरह की गुफ्तगू, कनेक्टिविटी होगी, यहाँ पर हम सड़कों का जाल बिछा देंगे, कोस्टल हाईवे बनेगी, कोस्टल हाईवे की ये कमालात होंगे और गवादर खुद से ऐसा शहर बन जाएगा। गवादर पे जमीन का लेन देन कम से कम पिछले 20-25 साल से जारी है।
तो क्या वजह है कि गवादर वो चीज जो प्रॉमिस है, जो प्लान है, जो नक्शे में है, जो हमारी सोचों में है, वो हम उसको नहीं कर पाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि हम पैसा तो एलोकेट करते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में कमजोर मार खा जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम ध्यान नहीं कर पाते। क्या अब जब सीपैक अथॉरिटी बन गई है, तो क्या ये गवादर को एज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ सीपैक इटसेल्फ, सीपैक भले बीआरआई का प्रोजेक्ट हो, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हो, लेकिन क्या ये गवादर को सीपैक का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बना के हम सक्सेसफुल बनाने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते? ये पहला साइन होगा। दूसरा, गवादर बन भी जाए तो गवादर ने किसी ना किसी चीज के साथ तो कुछ कारोबार करना है ना। वहां पे प्रोड्यूस या कुछ होना शुरू हो जाए जो वहीं से हम जहाजों पे बिठाएं और रखें और दुनिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें। वो भी कोई ऐसा इमीडिएट चीज नजर नहीं आती। गो के वहां पे इंडस्ट्रियल जोन्स की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा इसका जो फायदा होगा और सीपैक का फायदा होगा जब ये हिंटरलैंड के साथ कनेक्टेड होगा। हिंटरलैंड से मुराद ये है बलूचिस्तान का वो हिस्सा जो अभी तक मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में शायद ना हो, या वहां पर सिक्योरिटी ना हो, या उसको कनेक्ट ना किया गया हो। फिर उसके बाद आगे अफगानिस्तान की बात आती है, नॉर्दर्न पाकिस्तान की बात आती है और चाइना की बात आती है। तो बहुत कुछ करने को है। मैं प्रिया की जो जैसे कहते हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस प्रॉमिस को, उससे पूरे मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ। हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लूप होल्स और पॉट होल्स हैं जिनको कि हमें कवर करना है बिफोर वी कैन मूव ऑन दिस रोड प्रॉपरली। अभी तक मिसाल के तौर पे आप ये देख लीजिए कि बलूचिस्तान अब जो कनेक्टिविटी है, ये कल आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब गए। मुझे बताइए कि सब जाते हैं, हर 2 साल 3 साल के बाद जाते हैं, ये बातें करके आते हैं। क्या वजह है कि बलूचिस्तान या गवादर या सीपैक उस रफ्तार पे तरक्की नहीं कर पाता जिस से हम गुफ्तगू करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम आज की इम्प्लीमेंटेशन का जैसे आपने कहा कि अगर डिस्कवर कर लें तो मेरे ख्याल में वो भी कंट्रीब्यूशन। मोहसिन साहब, आपका भी इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, क्योंकि एक तो वो 730 अरब का फंड है जो स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ने रख दिया, वो सही कह रहे हैं शहजाद चौधरी साहब कि हम फंड्स रख देते हैं, हम वादे कर लेते हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन दूसरा जो गवादर की अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिस तरह हमने बताया कि ट्रेड के हवाले से वस्त एशिया ममालिक, चीन, उनकी शिपमेंट पूरा उनको फायदा है इससे। ये जो लूप होल्स अगर खत्म हो जाए तो वाकई में गवादर आपको नहीं लगता कि हब बन जाएगा ट्रेड एक्टिविटी का फॉर ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इसके अलावा चाइना के लिए भी, कि यहाँ से एक्सेस हो जाएगी पूरी दुनिया को? कितनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इस वक्त गवादर का पोर्ट है हमारे लिए मोहसिन साहब? बहुत शुक्रिया जी। मेरे में शहजाद चौधरी साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है। ये अर्ली डेज में हम लोग मुशर्रफ साहब के साथ चाइना गए थे। उन्होंने सीपैक जब पूरा इसका मैप दिखाया, वो तकरीबन आधे घंटे की प्रेजेंटेशन थी और उसमें 30 मिनट्स में 15 मिनट जो थे वो गवादर पे थे। तो वापस आके मुशर्रफ साहब ने बहुत काम किया गवादर के ऊपर, इसका मास्टर प्लान लिया, इसको एक्वायर किया। लेकिन देखें, हर गवर्नमेंट आती है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। आज 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए हैं और जाके उन्होंने कहा जी मैं भी, ये भी होगा, वो भी होगा। चीजें मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में ये कोस्टल हाईवेज बनी, बहुत सा काम हुआ गवादर में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्पीड, जैसे इन्होंने कहा है कि स्पीड बहुत कम है। हर शख्स का अपना एक इंटरेस्ट है और उसको अभी तक गवादर को पिछले 20 साल के बाद बहुत ज्यादा डेवलप होना चाहिए था और उसको जिस स्पीड में शुरू किया गया था वो पेस रखनी चाहिए थी। और आप देख लीजिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है एज ए कंट्री, नॉट गवादर, एज ए कंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो रशिया अफगानिस्तान में और आगे आना था वो इसी सिलसिले में आना था कि हमारे यहाँ जो हमारा जो समुंदर है उससे आप कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन माजी में जो हुआ वो तो आपने शहजाद चौधरी से बात भी की, लेकिन क्या अब आपको कुछ मुख्तलिफ लगा? वज़ीर साहब का जो विजन उन्होंने बयान किया, लगा आपको कि ये वाकई में होने जा रहा है, या अभी देखना पड़ेगा तमाम इम्प्लीमेंटेशन के बाद, कुछ अरसे बाद हम कह सकते हैं? देखिए जी, अगर तो आप चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ करूं तो मेरा ऐसा कोई मूव नहीं है। बातें प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत करते हैं, काम बहुत कम करते हैं। बातों की हद तक तो लगता है, स्पीचेस बहुत अच्छी करते हैं, भाषण भी बहुत अच्छा। मैं वही तो कह रहा हूँ, 3 साल इनकी गवर्नमेंट गुजर गई, आगे 2 साल रह गए, क्या कर लेंगे? Exactly. Let's take a break over here. मोहसिन बेग साहब साथ हैं, शहजाद चौधरी साहब साथ हैं, फरीद अजीज साहब साथ हैं। ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, जो खतरात हैं इस वक्त गवादर को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन वो तो है, और जो डाउन साइड रिस्क हमें नज़र आते हैं इस खत्ते की सूरत हाल, खुसूसन अफगानिस्तान में खाना जंगी के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और मजमूई तौर पर इस जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं प्रोजेक्ट्स की, इनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में जो कल गवादर के हवाले से अनाउंसमेंट्स हुई, सरमायाकारी के वादे हुए, अहम तरीन वादे मंसूबे हैं, लेकिन अमली जामा पहनेंगे नहीं पहनेंगे, अमली तौर पर सामने आएंगे नहीं आएंगे, इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो जिस तरह अभी बात भी हो रही है कि काफ़ी स्लो रही है इम्प्लीमेंटेशन, क्यों रही है इस पर गुफ्तगू भी हुई है। कल के दिन हमने देखा कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की तरफ से कुछ जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है जाहिर किया गया। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रीफैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी, वुल स्पिनिंग, डेयरी प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल के हवाले से 6 तकरीबन इस पर शोबे हैं जिनके हवाले से ये इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी की बात की गई। एक अच्छी बात जो मुझे लगी कि एक टेक्निकल कॉलेज के क़याम के हवाले से कहा जा रहा है कि काम बड़ा तेज़ी से जारी है। ये टेक्निकल कॉलेज का मकसद बताया गया कि जब वहाँ के लोकल्स होंगे, वो जब यहाँ पे लोग ट्रेड के नहीं आएंगे तो वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होंगे और वो उनको नौकरियों के मौके फराम किए जा सकेंगे। लेकिन ये सारी बातें अमली तौर पर पूरी होंगी या नहीं होंगी। फरिया साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि फरिया कि ये जिस तरह भी मोहसिन बेग साहब ने, शाह साहब ने सुना होगा जो बोला, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द क्वेश्चन। आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा और इसमें जो रुकावटें हैं CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में, वो क्या हैं आपकी नज़र में? बड़ी अहम बात है ये, और ये बात मेरे ख्याल से हर कोई कल उठा रहा था सैफान। कुछ बातें, एक तो मैं बड़ा एग्री करूंगी कि बिल्कुल ठीक ये बात की है कि जो CPEC है उसको आप समझ लें कि एक छोटा मिनी मॉडल है गवादर, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सो ये बात भी आप समझिए कि कल जनरल आसिम सलीम बाजवा ने ये बात कही कि CPEC हासिदों दुश्मनों की साजिश के निशाने पर रहा। सो जब CPEC उसके निशाने पर रहा है, और हम जानते हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे मामला देखे हैं, अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी बताया एक दफ़ा फिर कि लाहौर के मामले में भी भारत के ताने बाने मिले, बलूचिस्तान में ऐसा बारहा हो चुका है। कलभूषण यादव यहीं से मिला। सो हमारे पास नरेंद्र मोदी की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर वो बलूचिस्तान को ही निशाना बनाते हैं। सो यकीनन ये जो तमाम एक तो इंटरनल फैक्टर यकीनन है, हम तमाम मामला बाहर के लोगों पे नहीं डाल सकते, जिसमें मैं समझती हूँ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल रहा है, जिसके अंदर इंटरनल टर्मोइल रहा है। मगर साथ ही साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि बाहर के भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने इस मामले को स्लो डाउन किया या इसको अल्तवा में डाला। ये बात जब हमने खुद कुछ हुकूमती एहलकारान से भी वहाँ पर पूछी कल, तो वो इस बात से एग्री करते हैं। ये बात ठीक कह रहे मोहसिन बेग साहब कि इनकी गवर्नमेंट को भी अब 3 साल हो गए हैं, तो उसके बाद वहाँ तक प्रायोरिटी आई, क्योंकि और बहुत सारे मामलात यकीनन मौजूद हैं और बहुत तेज़ी से भी आप काम शुरू कर दें। ये भी मैंने एक एस्टिमेट लिया वहाँ पर मौजूद एक एक्सपर्ट से कि सब कुछ ठीक हो जाए, तमाम फैक्टर्स आयरन आउट हो जाए, आज ही से काम शुरू हो जाए, दिन रात काम हो, तब भी इसको कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे उधर तक पहुंचने के जो हम समझते हैं। ये भी मैंने सवाल किया कि कब तक हम समझते हैं कि फुली ऑपरेशनल हो जाए, कम से कम, ठीक है भरपूर तरक्की ना हो, लेकिन हम ये तो कहें कि गवादर का जो प्लान है वो हर तरफ से फुली ऑपरेशनल है, उसको भी 4 से 5 साल लगेंगे। एंड दैट इज बीइंग सेड, जब आप दिन रात काम कर रहे हैं, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में एक के बाद दूसरा मामला आता चला जाता है और फिर वो प्रायोरिटी वहाँ से डीफोकस होती है। ये भी मत भूलिए कि साथ ही साथ रीजनल मामला भी बदल रहे हैं। जो अमेरिकी फ़ौज है उनका इनखला है अफ़गानिस्तान से, एक वहाँ से भी लैश बैक का भी खतरा है जो प्राइम मिनिस्टर बता चुके हैं, एक इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान मुजाहिदीन, अफ़गान इमिग्रेंट्स उनका भी है। सो ये तमाम मामला साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा है कि वो खुद इसकी सरपरस्ती करें। कुछ मामला तब्दील होते हुए भी नजर आए हैं, मसलन जो बलूचिस्तान की हुकूमत इस वक्त की है और वफाकी हुकूमत है, इनके दरमियान एक बड़ी अच्छी हारमनी है, आपस में बहुत अच्छा कंसेंसस है, और साथ ही साथ हम जो माजी में बहुत सिविल और फौज की चपकलिश सुनते रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल से गवादर के मामले में तो खैर कभी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद और मामलात में रही है, तो वो तमाम भी अब बड़ी हद तक हल हो चुके हैं। सो ये कुछ पॉजिटिव साइंस हैं। फिर लोगों से भी जब हमने बात की, फिर हमने देखा चाइना का भी एक बड़ा रिन्यूड इंटरेस्ट है। बहुत सारे मामलात हैं जिसमें यकीनन अभी नजर सानी होने की भी ज़रूरत है। सो ये कुछ ऐसे इंडिया है कुछ लगता इंटरनल है और कि अब मामलात तब्दीली की तरफ ज़रूर जाएंगे। कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपने एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ सैफान के, जो वहाँ पे सफ़ीर मौजूद थे, उनमें जो सऊदी सफ़ीर थे उन्होंने ये बात बताई कि मैं खुद यहाँ पर आ चुका हूँ कई दफ़ा, और जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसके पोटेंशियल में यकीन रखता हूँ, तो मेरा भी ये सवाल है ज़रूर कि कुछ ज़्यादा इसको जो जिस तरीके से सेल आउट करना चाहिए
वो अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की आपने बात भी की मोहसिन साहब, ये वाकई में बात है तो साजिशें इंटरनल सतह पर, फिर जो इंटरनल सतह पर लैक ऑफ विल और जो भी, और एक्सटर्नल सतह के ऊपर साजिशें हो, फिर उसके अलावा जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ खाना जंगी हो, फिर जो पूरा खित्ता जिसका हम मरकज़ गवादर को कह रहे हैं, ये कितना मुतासिर कर सकता है इस पूरे ख्वाब को जो वज़ीर साहब देख रहे हैं, आपकी नज़र में मोहसिन बेग साहब? सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मोहसिन साहब आपसे पूछ। अच्छा, बेसिकली अभी जो फरिया बात कर रही थी उसी को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 2019 में खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान आए थे पाकिस्तान में। उन्होंने बहुत से MOU साइन की जिसमें गवादर में ऑयल रिफाइनरी भी थी। एग्जैक्टली। और वो उन्होंने उसके लिए $20 बिलियन भी कहा कि जी हम लगाएंगे। 1 इंच हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर काम नहीं कर सकी पिछले लास्ट 2 इयर्स में। देखें, इसके लिए रोड शोज करने हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे वो आज तक प्रेजेंटेशन याद है जिसमें उन्होंने कहा था पेट्रोकेमिकल्स का हब बनेगा। तो मकसद ये है कि अगर हमने 3 साल बाद जाके वहां पे 2-4 ऐलान कर दिए हैं, मकसद ये है कि आपने इसको आगे लेके जाना है, दुनिया को बताना है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और वो जो कमिटमेंट्स आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ढूंढ रहे हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आ रही थी तो आपको तो उसके आगे रेड कार्पेट बिछाना चाहिए था और वो सऊदीज को लेके आना चाहिए। सऊदी बैक आउट कर गए, इसी तरह बहरीन ने बैक आउट किया। तो मकसद ये है कि अगर आपने इसको लेके चलना है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट सिटी, नो डाउट, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। लेकिन आप जिस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, एज ए होल सी पैक को लेके चल रहे हैं इस गवर्नमेंट में, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी चाइनीज कंपनीज बैक आउट कर रही हैं। मोहसिन साहब थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं कि क्या ये वजह, ये लैक ऑफ विल है या फिर ये इनकॉम्पिटेंस है जो आप कह रहे हैं कि जो भी नाकामी अगर है इसमें ताखीर का शिकार अगर ऐसी इनकॉम्पिटेंस है। मैं यही जो सऊदी सफीर जिसकी फरिया बात कर रही है, मुझे याद है इन्होंने मुझे कहा कि क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, इनके पास प्रोजेक्ट नहीं है दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर विल हो तो ये बहुत काम जल्दी हो सकता है, ये बहुत अच्छा प्लान था। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान का क्या असर। देखिए, अच्छा मैं इस सवाल के ऊपर मैं मोहसिन साहब अगर मुझे याद दें आपसे और शहजाद साहब से हम ये बात जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद मुख्तसर से आते हैं। ये अफगानिस्तान एक बड़ा अहम मामला है, इस पर भी, और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है 2018 का नाज़रीन वो भी निकाला है, जो बलूचिस्तान के हवाले से वादे थे वो क्या थे, ये भी आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में गवादर के हवाले से जो अहम तरीन मनसूबे, जो सरमायाकारी, नए दौर का आगाज़, तरक्की के सफ़र का आगाज़, ये सारी बातें जो हमने सुनी है, किस तरह से इन पर अमली जामा जो है पहनाया जाएगा, इन तमाम मामलात की तकमील होगी, जो बातें की जा रही हैं, जिस ख्वाब की बात की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में एक पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना, और तीसरा प्रोग्रेस ऑन CPEC यानी जो बलूचिस्तान की आवाम है उस तक CPEC के फ़वाइद को पहुँचाना, ये अहम जुज़ थे इसके मैनिफेस्टो के। जिस रिफाइनरी की बात मोहसिन बेग साहब आप कर रहे थे, हमने देखा $10 अरब की इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट थी सऊदीया की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी की वजह से, कि एक 600 किलोमीटर की ऑयल पाइपलाइन वहाँ तक बिछानी थी कराची से, इस वजह से मनसूबा जो है इस वक्त वो नहीं हो सका। तो इन सबको सामने रखते हुए, और अब आप मोहसिन साहब गुफ्तगू करने वाले थे अफगानिस्तान के हवाले से क्या असरात होंगे, मगर वहीं से आप इस बात को जोड़ सकें। जी, मैं यही कह रहा था कि बेसिकली जहाँ तक अफगानिस्तान की सूरत हाल है, उसको तो सारी दुनिया का नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बनेगी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान पे पड़ेगा। और जो रिफ्यूजीज की सूरत में जिस तरीके से हमने प्रीवियसली उनको हैंडल किया और उसके जो नुकसानात हुए वो भी सबके सामने हैं। और इस तरह भी अगर खुदा न खास्ता वही सूरत बनती है और रिफ्यूजीज आते हैं, तो उसके लिए बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए। वो पुरानी वाली सूरत हाल ना हो कि वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं और उनको कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ID कार्ड भी दिलवा दिए, वो उनके वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पाकिस्तान पे आएगा। और पाकिस्तान आया, हम लोग प्रिपेयर हैं उस सारी चीजों के लिए जो आने वाले वक्त में हमें फेस करनी पड़ेगी। और जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको सामने रख के हमने आया को प्लान किया है। तो ये सारी चीजें खाली हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं या
हमारी जो आर्मी है उसके ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल लोगों का हिस्सा होना चाहिए। और जो ब्रीफिंग हमें पार्लियामेंट में इनको दी गई पॉलिटिशियंस को, अब देखिए उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए। और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है कि पॉलिटिकल लोग भी उनके साथ शामिल हो इस चीज में और एक यूनानिमस टाइप ऑफ पॉलिसी बने और उनको स्ट्रेंथन किया जाए, बजाय इसके कि आपने कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आए। यहाँ पे इंटरनल इशू गवर्नमेंट और अपोजिशन का आप देख लीजिए, किसी सूरत हम नहीं चाहते कि कोई अपोजिशन और गवर्नमेंट टेबल पे बैठे। और बहुत से इश्यूज है, लेकिन ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको यकजान होकर और एक यूनानिमस डिसीजन और एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत अगर ये हालात बनते हैं तो हम ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर किया हो, हमने कोई पॉलिसी बनाई हो। और उसमें सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और अपोजिशन का एक कंपोनेंट जो है वो भी जमहूरियत के अंदर, सो कॉल्ड जमहूरियत के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपोजिशन को साथ बिठा के और हमारे जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे। सही, और फिर वो सारे ख्वाब भी पूरे नहीं होंगे जो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान की तरक्की से मुतल्लिक। लेकिन शाह चौधरी साहब, अफगानिस्तान पे भी लेकिन मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादे किए हैं इस वक्त बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से, उसमें एक वादा के सी पैक के हवाले से कि अवाम तक फ़ायद पहुँचेंगे। अब उसके फ़वाइद पर जब वहाँ पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सी पैक के फ़वाइद इसलिए भी नहीं पहुँच सकते वहाँ पे आवाम को, इसलिए नहीं पहुँचे कि वहाँ पुअर ह्यूमन रिसोर्स बेस है, लोगों में इस पर टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है। और वो उसकी वजह भी यही है कि ना प्रायोरिटी रही गवर्नमेंट्स की, ना माजी में, ना मौजूदा, ना इन्वेस्टमेंट हुई। अब यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, अब टेक्निकल कॉलेज की बात की जा रही है। विल दिस बी हेल्पफुल शाह चौधरी साहब? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो 730 अरब का इन्होंने पैकेज दिया है उसका कुछ हिस्सा सीपैक में डाल दिया जाए। 131 गालिबन उन्होंने आइडेंटिफाई आउटलाइन किया है उसको इस साल के लिए या अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। आप उस 131 का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इस इंतजार, जाम कमाल साहब के साथ जैसे भी तल्लुकात हो, जाम कमाल साहब को पैसा चाहिए। वो कहेंगे ये पैसा मेरे पास कब तक पहुंचेगा। मिसाल के तौर पर कराची की मिसाल देते हैं। क्यों कराची में बेहतरी नहीं हो पा रही? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कहती है जो कराची में काम होगा हमारे थ्रू होगा। हम ही यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है असूली तौर पर और लीगली वो सही है। कोई हमारा 18वीं तरमीम के बाद पाक का उस किस्म का कंट्रोल नहीं रहेगा